नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो आईटीआई आधारित परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं या बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप आईटीआई बेस्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आप सभी के लिए मोस्ट सुटेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अच्छा रिस्पांस मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज बनाते हैं। आप सभी को जैसा कि पता होगा कि आईटीआई बेस्ड एग्ज़ाम में नॉन टेक पार्ट में यदि इंग्लिश को रखा जाता है तो वो किस लेवल का होता है, सभी एग्ज़ाम में कैसा होता है, हम आपको बताते हैं। आईटीआई बेस्ड पर कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे डीआरडीओ, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2 और किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में नॉन टेक का लेवल एक जैसा ही रखा जाता है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एक लेवल की होती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं तो हमारी नॉन टेक वीडियोज को रेगुलर अटेंड करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी एकदम बेसिक से अच्छे से हो जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। हम आईटीआई बेस्ड नॉन टेक के वीडियोज आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। यदि आपने अभी तक हमारी नॉन टेक की इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें 750 प्लस नॉन टेक के क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, केवल हिंदी लैंग्वेज में है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन से। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और आई होप आपने पार्ट 1 को ज़रूर देखा होगा। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुके हैं तो मैं अब फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वॉइस की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा ईयरफोन या फिर लगा लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत खराब है तो आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाना है और सेंटेंस क्या दे रखा है पता है। मॉम सेड दिस पैलेस इज वेरी ब्यूटीफुल। मेन है ना, द मेन सेड है ना। तो द मेन सेड इसका मतलब है आदमी ने कहा कि वाह, क्या कितनी मस्त जगह है यार, कितनी सुंदर जगह है ना, ऐसा ही कहा ना। तो इसका मतलब है वो सरप्राइज हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। और जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आई जिसमें कोई आश्चर्यचकित हो जाए, कोई ऐसे शौक हो जाए, तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। पूरा तो होता है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम विद जॉय। जॉय यानी जब खुशी होती है तो जॉय लगाते हैं, सरप्राइज होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं, और दुख होता है तो एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाते हैं जब दुखी होता है। कहते हैं ना, हम मैच जीत गए, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो यानी कि हम खुश हुए इसलिए जॉय लगाएंगे। या फिर कोई दुख की न्यूज हो तो सोरो लगाते हैं। लेकिन ऑप्शन में जॉय और सोरो नहीं दे रखे हैं, हम डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड से क्वेश्चन बनाएंगे। द मैन सेड का हो गया एक्सक्लेम्ड, फिर इन्वर्टेड कोमा इस प्रकार के सेंटेंस में बन जाता है दैट। तो क्या बनेगा, द मैन एक्सक्लेम्ड दैट। दिस का जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो दिस का डेट हो जाता है तो फिर से आएगा डेट, यानी कि डबल डेट आएगा। पैलेस इज का हो जाएगा वाज, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट में टेंस चेंज हो जाते हैं, इज वाली वाज हो जाएगी। वेरी ब्यूटीफुल सेम रहेगा। तो ऐसा बताइए किस में दे रखा है, द मैन एक्सक्लेम्ड विद, डेट आया इन्वर्टेड कोमा का और फिर दूसरा डेट आया दिस का, दिस को डेट में कन्वर्ट किया। पैलेस वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये एकदम सही है।
इसमें डबल डेट नहीं लगाया और इसमें सेड को एक्सक्लेम्ड नहीं किया और इसमें अलग से वाट लगा दिया है। तो आप इजीली पहचान कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगाना है ना। और प्रीपोजिशन आपको पता है क्या काम करते हैं, किसी वस्तु की कंडीशन बताते हैं कि वो कहाँ है, ऊपर है, बीच में है, नीचे है, कैसे है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है, हर हाउस इज टू हिल्स एंड ए लेक। तो हर हाउस यानी कि उसका घर है, इज टू हिल्स एंड ए लेक। तो आपको पता है जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में किसी वस्तु को दर्शाना होता है तो बिटवीन लगाते हैं। हर हाउस इज बिटवीन टू हिल्स एंड ए लेक, है ना। दो पहाड़ियों और एक झरना, तालाब, नदी, झील, कुछ भी कह लीजिए, उनके बीच में है। आफ्टर आता है किसी के बाद में होता है तब, तो आप इजीली पहचान कर सकते हैं। बिफोर आए तो उससे पहले के लिए आता है। ऐसा आप सभी को पता होगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप याद कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी कल नहीं हुआ था, करवा देते हैं आपको आज। रेगुलर हम क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक वाला बटन भी दबाइए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है, हमें आपके प्यार की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, और आपको हमारे कंटेंट की आवश्यकता है। हो सके तो शेयर भी कर दीजिए और हमारी प्रीवियस वीडियोज को भी देखिए यदि आप पहली बार आए हैं तो। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव। पैसिव बनाना है। सेंटेंस दे रखा है, दे विल नॉट एक्सेप्ट योर क्रेडिट कार्ड। इस प्रकार के जब भी सेंटेंस आए तो आपको पता होना चाहिए, जो ये जो मेन वर्ब होती है ना, एक्सेप्ट, उसके बाद वाला होता है आपके ऑब्जेक्ट। और पैसिव में सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, तो एक्सेप्ट के बाद जो भी है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। योर क्रेडिट कार्ड पूरा लिखूंगा या फिर रहने देता हूं, क्रेडिट कार्ड, ये पूरा आपका हो गया, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। यहां से जितने भी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वो आपका आंसर है, तो चारों आपके अभी तक आंसर है। उसके बाद होता है विल, है ना। तो विल का आपको क्या करना होता है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आपको पैसिव बनाते समय एक्टिव में यदि विल हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव बनाते समय विल बी या फिर सेल बी हो जाता है। यदि आपका सेंटेंस आई और वी होता तो सेल भी लगाते, लेकिन अभी योर क्रेडिट कार्ड आई और वी के अलावा है तो हम लगाएंगे विल बी। लेकिन आप ध्यान से देखिए, नोट भी है और नोट तीसरे नंबर पर आता है, तो योर क्रेडिट कार्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पर नोट, और उसके बाद आपके कौन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बी आएगा। हो गया यहाँ तक। अब एक्स के की तीसरी फॉर्म लगा दीजिए, एक्सेप्ट की, एक्सेप्टेड हो जाता है, सबको पता है फॉर्म। और दे है, दे को यदि आप चाहे तो ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई देम लिख सकते हैं, और न चाहे तो देम को लिखना जरूरी भी नहीं होता। आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस प्रकार से दिया है। तो अभी ऑप्शन देख लीजिए, योर क्रेडिट कार्ड, थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, योर क्रेडिट कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाई देम, इजीली कर सकते हैं, यही आपका आंसर रहेगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, कि कह रहा है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब, ही यूजुअली स्पीक्स रूड टू मी। यूजुअली दे रखा है, तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में आपको क्या करना होता है, एडवर्ब के कितने टाइप्स है आपको पता होने चाहिए। यदि आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां आपको जनरल इंग्लिश का मोस्ट सुटेबल कोर्स मिलेगा। वॉइस की प्रॉब्लम है सॉरी इसमें, तो आप यार ईयरफोन लगा लीजिए, एक दो दिन एडजस्ट कर लीजिए, तभी एकदम सही होने के बाद फिर से आपको पुरानी वॉइस देखने को मिलेगी। यहाँ मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल की आपको एडवर्ब याद है ना, यूजुअली, सेल्डम, जनरली, रियली, ये सारी आपकी आती है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रिक्वेंसी।
एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी यानी बार बार करना, तो डेली, यूजुअली, रियरली, जेनुअली, सेल्डम, एवरी, ये प्रकार की सारी होती है, ये फ्रिक्वेंसी में आती है। और एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कोई टाइम दे रखा है, सिंस मॉर्निंग, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगी। आप इजीली पहचान कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तो आप कंप्लीट कोर्स वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग। हर स्कूल एक्सक्लेम, एक्सपेल्ड हर, तो ये आपको पैसिव बनाना है ना, तो आप इजीली बना सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव बना देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको वर्ब पहचाननी है। मेन वर्ब के बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए। हर है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, सी, और हिम की होती है ही, तो सबको पता है 10th लेवल के हैं, तो ये कर दिया। उसके बाद देखिए मेन वर्ब कौन सी है, तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है। यदि आपके एक्टिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपके पैसिव में वाजवर आता है। सी सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, ये लो वाज लगा दिया। अब क्या करना है, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो एक्स प्लैंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हर स्कूल है, तो बाई, बाई तो लगता है सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब, और हर स्कूल आपका सेम रहेगा। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन ए दे रखा है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद नहीं हो पाएगा। कल वाले ये क्वेश्चन हो चुके हैं, जो नहीं हो चुके हैं ना वो करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें, मैंने आपके लिए लिए हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ऐसे कॉन्सेप्ट आई होप यूट्यूब पर बताए तो है, लेकिन कम लोगों ने बताए हैं, तो मैं भी आपको कोशिश करूंगा बता दूं। और आप में से लगभग मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि 75% लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स मी, ये आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए, आपको पहले मॉडल चेक करना है। कुड मॉडल है ना, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सारे मॉडल होते हैं। और मॉडल के बाद हमेशा जो भी फॉर्म आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो ब्रैकेट में दे रखी होती है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आपको यहाँ ब्रिंग लगाना है। यदि आपके सेंटेंस में कोई मॉडल दे रखा है और मॉडल के बाद खाली जगह है, तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक और कॉन्सेप्ट बताऊं, यदि आपके सेंटेंस में टू दे रखा है, तो टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई मीन आप सभी को पता है। यदि दो आपको मेन वर्ब एक साथ दे रखी है, तो दोनों के बीच में टू आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द अर्थ मूव द राउंड सन, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, तो अर्थ सिंगुलर है, मूव के साथ एस या ई एस लगा देंगे, मूव्स बनेगा। इजिली आप सभी ने ये 10th तक पढ़ रखा होगा। तो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, अब देखिए आप इजीली आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। सेंटेंस दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है, और आई होप आप सभी को आंसर पता है। मॉम सेड डोंट डिस्टर्ब हिम। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस दे रखे हो और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, इस सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो, तो इजीली यदि आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। लेकिन वो तब होता है जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो। लेकिन अभी जो आपको सेंटेंस दे रखा है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो है, लेकिन सिंपल सेंटेंस नहीं है, डोंट से शुरू हो रहा है, और डू और डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस में सेड का कर देते हैं, या तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपको हर जगह एडवाइज्ड दे रखा है, तो आपको पता चल गया ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं किया। अब दूसरा आता है, जब डू नोट का बनाते हैं इनडायरेक्ट, तो डू नोट में या तो यहाँ लिख देते हैं फॉरबेड, जब फॉरबेड लिखते हैं तो नोट हट जाता है, लेकिन फॉरबेड कहीं नहीं लिखा, यानी कि नोट नहीं हटेगा। तो देखिए नोट किस में नहीं हटा, तो आप कहेंगे ये रहा, इसमें नोट लगा हुआ है ना। और
डोंट डिस्टर्ब हिम आपका सेम है। हिम को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपकी थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होते हैं। तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, थोड़ा और जूम कर देता हूं, आई होप मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग। आई एम ड्राइविंग ए कार। थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि समय भी बच जाए, है ना। आई एम ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा हूं। तो आपको देखना है मेन वर्ब कौन सी है। ड्राइविंग एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद वाला होता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है। तो नोट कर दीजिए एक कार, लिख दिया एक कार। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसमें क्या है, एम और ड्राइविंग। तो यदि आपके एक्टिव सेंटेंस में इज, आर और एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हो, तो पैसिव में बनाते समय आपको लगाना होता है इज, आर, एम तीनों में से एक प्लस बींग। एक कार सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज, उसके बाद आएगा बींग। आपका सेंटेंस कहता है, इसका रूल कहता है, ये लो बींग लगा दिया। उसके बाद क्या होगा पता है आपको, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म नोट कर लीजिए, ड्रिवन, यही होती है ना। ये लो, ये आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। आई है तो आई को जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई मी बन जाएगा। आई वाली टेबल याद है ना, आई माई मी, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। ऐसा किस में दे रखा है, तो आप इजीली पहचान कर सकते हैं ऑप्शन को कि किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। एक बार थोड़ा हटा दूं ना, ये लो। अब देखिए ऑप्शन में कैसा, किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। तो आप इजीली कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और लास्ट बार यूपीवीसीएल में पूछा गया है, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे क्योंकि लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं कोई जिसमें आपके टाइम की भी बचत हो, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये देखिए एवरी डे दे रखा है, तो एवरी डे आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यहां तक मैंने नोट करवा दिया, सॉरी, ये एवरी डे है ना, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि एड वर्ब। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या ई एस तब आता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन आई दे रखा है प्लूरल, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कर दीजिए राइट आंसर। आई होप आप सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वी सेल्डम कुक फूड, और सेल्डम भी किसकी होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको सेम कंडीशन बताई है, वी प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि यहाँ कुछ और होता यानी कि ही होता सिंगुलर की तरह, तो कुक के साथ एस लग जाता, है ना। ये टेंस तो सबको आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू नोट रीड दिस चैप्टर यस्टरडे। यस्टरडे आया है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। और यदि आपको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको जनरल इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, आप ले सकते हैं। यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस की होती है और सिंपल पास्ट टेंस में दो कंडीशन बनती है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस के साथ जिसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव न हो, लेकिन इसमें नेगेटिव दे रखा है। तो नेगेटिव में क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नोट कर दीजिए फर्स्ट फॉर्म। तो यू डिड किस में दे रखा है, आप कहेंगे इसमें डिड नॉट रीड, ये वाला आंसर बनेगा। डू नोट ये प्रेजेंट की है, वाज नोट ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूज की है, और ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की है ना। इतने तो आप भी इंटेलिजेंट होंगे, सबको आंसर पता है। अब देखिए क्या दे रखा है, दीज डेज ही सफर फ्रॉम फीवर। तो आपको इसका आंसर करना है। पहले मैं आपको एडवर्ब बता देता हूं। दीज डेज यानी कि ये जब भी एडवर्ब आई तो ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूज की, और प्रेजेंट कंटिन्यूज में लगता है इज या आर या एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आप
वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। तो देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आएगा इज और आईएनजी वाली फॉर्म सफरिंग। तो इज सफरिंग ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तबीयत खराब चल रही है, आपको भी वॉइस से पता चल रहा होगा, इसलिए वीडियोज भी नहीं अपलोड हो रही है और अब आपको क्वेश्चन भी कम देखने को मिल रहे हैं। एडजस्ट कर लीजिए, एक दो दिन में आपके लिए क्लास लगाएंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, ये दे रखा है। ऑलवेज होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जाम में हर बार छपता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस यही है। तो इसमें मैंने आपको बताया या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, है ना। एस या ई एस जब लगता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ई सिंगुलर है तो हेल्प के साथ एस या ई एस लगना चाहिए, हेल्प के साथ एस लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। चलिए थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा क्योंकि उनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाना है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या करना है, टीचर यस्टरडे अवर टीचर अस अबाउट सोलर इलिप्स। यस्टरडे यानी कि आप यहाँ से पहचान गए पास्ट का है, और पास्ट में या तो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उससे पहले डिड। ये आता है आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव में और ये सिंपल सेंटेंस में। यहाँ सेंटेंस जो आपको दे रखा है वो सिंपल है क्योंकि न तो नोट है और न ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो सारी आपको फॉर्म दे रखी है वो टीच की दे रखी है, और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आप इजीली कर पाएंगे। इफ क्लास इज कॉल्ड कॉलेज, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। स्कूल को इसने कॉलेज कहा है, कॉलेज को नर्सरी कहा है, नर्सरी को यूनिवर्सिटी कहा है, और यूनिवर्सिटी को इसने हाई स्कूल कहा है। बस ये आपको एक बार पढ़ना होता है, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी है। क्वेश्चन में कहा है टू विच इंस्टीट्यूशन विल बी द चाइल्ड फर्स्ट गो फॉर एजुकेशन। इसमें कहा है कि पहली बार हमें बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे को पहली बार पढ़ने के लिए या शिक्षा के लिए भेजते हैं तो उसे नर्सरी में रखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, यानी कि नर्सरी में उसे रखा जाता है। और इस क्वेश्चन की अब पहली जो लाइन्स है वो पढ़िए, उसमें क्या कहा है कि नर्सरी कॉल्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि नर्सरी को इसमें यूनिवर्सिटी कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि बच्चे को पहली बार आपको जब भी पढ़ने के लिए भेजना है तो उसे यूनिवर्सिटी भेजना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि बच्चे को पहली बार जहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं उस संस्थान को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है उसे कहते हैं नर्सरी, नर्सरी कहते हैं। और क्वेश्चन में नर्सरी कहा है, नर्सरी को जो नाम दिया है वो यूनिवर्सिटी दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा, यूपीपीसीएल टीजी2 हो चाहे डीआरडीओ हो, दोनों भर्तियों में इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप इजीली पहचान कर सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। ही सेड, सेम, हैव नॉट। तो यहाँ आपको देखना है जब फुल स्टॉप दे रखा हो और यहाँ सेड के बाद कुछ नहीं लिखा हो, जैसे ही सेड आगे कुछ नहीं लिखा है, बस ही सेड के बाद कोमा लगा दिया है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो टोल्ड आपके चारों में दे रखा है, 3 में दे रखा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से एक एक स्टेप चलते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो क्या है। तो हेव हेल्पिंग वर्ब है। हेव को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वह हेड हो जाती है। आपको देखना है हेड किस में दे रखा है, तो हेड इसमें दे रखा है, लेकिन ये तो पहले ही आंसर नहीं होगा। तो आपके जो ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। इजिली आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे आपका आंसर आएगा। तो आप देखेंगे इसमें हेज दे रखा है, इसमें आपके लोस्ट दिया है सिंपल, इसमें हेड तो दिया लेकिन शेड को चेंज नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इजीली आप
लगभग 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार में कॉन्सेप्ट आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स है, वहाँ से आप ले सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक बार पढ़ लीजिए। जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब, यानी कि जो आपको ब्रैकेट में ये दे रखी है ना, ये बतानी है कौन सी एडवर्ब है। तो एडवर्ब बहुत प्रकार की होती हैं, ये कौन सी एडवर्ब है ये आपको देखना है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा है वी ट्रेवल्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर आपको पता चल गया कि क्या है, स्थान को दर्शा रहा है, यानी कि जहाँ कहीं भी, यानी कि एवरीवेयर का मतलब है स्थान, यानी कि किसी जगह से रिलेटेड बात कर रहा है। तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस करना है, यानी कि आपकी ये एडवर्ब है, जगह को संकेत कर रही है या फिर जगह को बता रही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया है, स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा है हर स्कूल एक्सपेल्ड हर, तो हर को आपको जब भी ऑब्जेक्ट आ जाए इसे आपको पहले तो सब्जेक्ट बनाना है। हर का सब्जेक्ट होता है सी, तो आप सी लिखेंगे। ये जो आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, जब सेकंड फॉर्म एक्टिव में हो तो पैसिव में लगता है वाज वर, वाजवर लगता है, और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगा वाज, फौज आ गया। इजीली आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे सी वॉज, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी आएगा। आगे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो आप थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म एक जैसी होती है, सेम लिखेंगे। और उसके बाद आता है बाई, और बाई के बाद आपको लगाना है जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे हर स्कूल। तो इस प्रकार से आप इजीली पैसिव बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन भी सरल दे रखा है। क्वेश्चन कहा है ही थ्रू ए स्टोन द वेल, तो वेल यानी कि कुआं, उसने फेंका एक पत्थर कुएं में। इजीली आपने ट्रांसलेट कर लिया। बाई होता है जब कोई सब्जेक्ट, बाई के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई ऐसा आएगा जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये आपके नहीं आएगा। यहाँ मैं इजीली आपको बता दूं, इन और इनटू में आपको अंतर पता कर लेना है, बस आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इनटू मतलब हाथों अभी फेंका है, यानी कि इसने अभी फेंका है और कुएं के अंदर पत्थर जाएगा। इन का मतलब होता है पहले से अंदर होता है, यानी कि वह पत्थर कुएं के अंदर है, यानी कि पहले से है तो इन आएगा, और अभी अभी फेंका है तो इनटू आएगा। तो अभी अभी इसने फेंका है, ही थ्रू ए स्टोन इनटू द वॉल, तो ये आपका इन और इनटू का अंतर होता है। इजीली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सिनोनियम पूछा है आपको ये वाला, तो डंस का सिनोनियम पूछा है, तो इसका मतलब होता है आपकी मूर्ख या धूर्त, आप कह सकते हैं मूर्ख या फिर कुछ भी इस प्रकार का होता है। जीनियस यानी कि इंटेलिजेंट, ब्रेन यानी कि जिसके पास दिमाग हो, शार्प यानी कि तीव्र या फिर तेज कह सकते हैं आप, और ये फूल यानी कि होता है मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर इसका सिनोनियम है डंस का, वो होता है फूल। इजीली याद कर लीजिए, डीआरडीओ में सेम क्वेश्चन छप सकता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस कैन बी चेंज्ड टू रेक्टिफाई द गिवन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये आपको दे रखा है कि इसमें गलती पहचानिए है, कौन सी गलती है। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी कि सेंटेंस में बात हो रही है पास्ट की, आई गो टू माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स लास्ट ईयर, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी। सिंपल सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म आएगी। इसमें दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यही आपकी गलती दे रखी है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे। यहाँ हम आप बात कर लेते हैं, यदि आप डीआरडीओ की तैयारी शुरू करें, अभी तक आपने शुरू नहीं की है, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिए। यूपीपीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ दोनों के लिए मिक्स प्लेलिस्ट बना दी है, नाम रखा है डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल टीजी2, दोनों के मिक्स के नाम से रखा है। विजिट एक बार जरूर कीजिए। नॉन टेक के सभी क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। 20 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, एक बार इन सभी वीडियोज को देख लीजिए। आई होप आपके नॉन टेक की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। यदि आप इंग्लिश को शुरू से पढ़ना चाहते हैं, सारे टॉपिक्स एक साथ कवर करना चाहते हैं, तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।
क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ क्या कहा गया है, यस्टरडे अवर टीचर अस अबाउट सोलर एस्क्लाइप, यानी कि ये आपको दे रखा है, यस्टरडे दे रखा है और आपको टेंस का क्वेश्चन दे रखा है, आप इजीली देख सकते हैं। यस्टरडे मैंने आपको बताया है पास्ट सिंपल की एडवर्ब होती है, और जब भी पास्ट सिंपल टेंस आ जाए तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस एफर्मेटिव है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, नोट है नहीं, तो आपका सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसमें थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसमें फोर्थ फॉर्म दे रखी है, तो आप कहेंगे ये वाली सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे आवर टीचर टोट अस अबाउट सोलर एस्क्लाइप, ये आपका होगा राइट आंसर। सेकंड फॉर्म आपने यहाँ फिल कर दी, आपका क्वेश्चन सही हुआ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्स्टेंट ए ग्रामेटिकली एरर। तो इसमें आपको एक ग्रामेटिकली एरर दे रखा है सेंटेंस में, वो आपको पहचानना है कि कहाँ एरर है। यदि आपको लगे कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नो एरर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हम एग्जाम्पल इसे पढ़ेंगे। ही वांटेड बाइंग ए गुड म्यूजिक सिस्टम ऑन हिज बर्थडे। समझ गई क्या कहा है, ही वांटेड बाइंग, ही के बाद आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन उसके बाद आपको फोर्थ फॉर्म दे रखी है। तो ये आप ध्यान से पढ़ते हैं ना इंग्लिश तो पता चलता है। उस कोर्स को परचेज कीजिए, वहाँ आपको ये सभी बातें सिखाई जाएगी। वांटेड, दो आ गई मेन वर्ब, दो मेन वर्ब कभी एक साथ नहीं होती, दोनों के बीच टू लगा होता है, और जब भी टू लगता है तो बाइंग नहीं आता, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो बाई होगा। तो यहाँ ये गलती दे रखी है, तो आप करेंगे ही वांटेड बाइंग में गलती दे रखी है, और पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आती, दोनों को बीच में जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, और जब टू आता है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बाइंग की जगह बाय आएगा। तो यहाँ होना चाहिए ही वांटेड टू बाय ए गुड म्यूजिक सिस्टम होगा। ये आपने गलती पहचान कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। यदि आपको ये सच में पसंद आ रहा है ना तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। आपकी जो डिमांड है उसी पर मैं इंग्लिश की वीडियोज लेकर आ रहा हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें लिखा है गया प्रसाद इज ऑनेस्ट मैन। तो ये आपको सिंपल सेंटेंस दे रखा है, आपको पता नहीं है कि गया प्रसाद कौन है, आपको हमें मतलब ही नहीं है। इसका आंसर कैसे लेकर आएंगे वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आर्टिकल आता है ना, ये आपको सारे आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल जब भी आता है ना तो ऑनेस्ट दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, ऑनेस्ट, यानी कि जिससे पहले आर्टिकल यहाँ आता है ना तो इसके बाद वाले वर्ड को देखिए। ऑनेस्ट को देखा, ऑनेस्ट में आपको उच्चारण करना है, तो आप कहेंगे उच्चारण होता है ओ नेस्ट, इसमें एच क्या है, साइलेंट है, आप कहेंगे एच साइलेंट है इंग्लिश में, ऑनेस्ट उच्चारण हो रहा है। ऑनेस्ट में क्या है, हिंदी का स्वर आ रहा है, तो हिंदी के स्वर से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर होगा। यदि कोई दूसरा वर्ड होता जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप जब यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं तो आता है यूनी, यूनिवर्सिटी में ये आता है, और ये हिंदी का व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले ए आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल आएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जितना मैं कर सकता हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 21 जून इज द डे ऑफ द ईयर। इसमें कह रहा है कि सही आपको डिग्री फिल करनी है। एडजेक्टिव पढ़ते हैं उस टाइम डिग्रीज पढ़ते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको केवल नाम मात्र के शुल्क में मिल रहा है, और साथ ही अभी तो ऑफर भी चल रहा है जिसमें कुछ कॉम्बो पैक और के हैं, डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ लिखी है कि एक बाय करने पर दूसरा फ्री मिलता है, इस प्रकार का कुछ ऑफर है, तो आप चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें दे रखा है। फिर आपको क्या कहा है, यहाँ द के बाद जब भी आर्टिकल एडजेक्टिव की डिग्री आती है ना तो वो आपको पता है कौन सी होती है, गुड, बेस्ट, गुड, द, बेस्ट और बेटर, यानी कि दूसरी वाली डिग्री आती है, यानी कि द के बाद हमेशा ईएसटी वाली डिग्री आती है। जिस वर्ड के पीछे ईएसटी होता है ना वह द के बाद आती है। द दे रखा है, द के बाद ईएसटी वाली डिग्री आपने लॉन्गेस्ट कर दी।
तो ये हो गया, ये आपकी सुपरमेटिव डिग्री होती है जो आपके बाद में पढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें आंसर करना था, कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, दिस बुक इज, यहाँ आपको दे रखा है। अब आप ये देख लीजिए, जब भी लास्ट में जो आता है ना, वहाँ आती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, और दूसरी फॉर्म होती है जिसे कहते हैं, तो वो आपकी फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा वी, अवर, अस, तो पॉजिटिव फॉर्म होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, अभी नाम नहीं आ रहा था अचानक। पॉजिटिव फॉर्म, सब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव 4 फॉर्म होती है। लास्ट में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ दे रखा है, यदि यू की लास्ट वाली फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो यू बनता है। यहाँ वो योर दे रखा है, ये आंसर होगा। हर का भी हर होता है, लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस नहीं दे रखा जिससे हमें पता चले कि उसकी बुक है। देयर की भी आपको पता न होनी चाहिए, देम होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन ये वाली सही दे रखी है आपको। तो माइन, दिस बुक इज माइन यहाँ होगा, ये बुक मेरी है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ सिनोनिम फिल करना है। ये कॉन्ट्रेरी दे रखा है, कॉन्ट्रेरी आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यदि ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो भी इसका आंसर हो जाता है। फ्रेंडली यानी कि मित्रवत, मित्रवत या दोस्ती पूर्वक। इक्वल यानी कि समान। कॉन्स्टेंट यानी कि ये भी कोई समान होता है। और ओपोजिट यानी कि विलोम या फिर दुश्मन आप कह सकते हैं। तो यहाँ ये 3 ये सेम दे रखे हैं, इनका अर्थ सेम होता है, लेकिन ये ओपोजिट वाला इसका सही आंसर हो गया। वन वर्ड सिनोनियम एंटोनियम आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके एग्जाम में सही होगा। इसकी कोई ग्रामेटिकल ट्रिक तो है नहीं कि आपको याद करवा दे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ये आपको दे रखा है। यहाँ आपको सही फॉर्म भरनी है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल पढ़े बिना आप कर सकते हैं, बस आपको ये खाली जगह देखनी है। क्या दे रखा है, नीड्स, उसके बाद यहाँ ऑप्शन में एक और मेन वर्ब दे रखी है। तो मैंने कहा है जब भी 2 मेन वर्ब आती है तो उनके बीच टू आता है, और टू वाला ये दे रखा है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते थे। कुछ और एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है, पूरा एग्जाम्पल पढ़िए। ही नीड्स सम गाइडेंस इन इंग्लिश, तो यहाँ आपको मेन वर्ब दे रखी है नीड्स, उसके बाद दूसरी मेन वर्ब ऑप्शन में और है, ऑप्शन में जो है वो मेन वर्ब है, तो आप भरेंगे टेक। ये 2 मेन वर्ब के बीच में टू आता है, इसलिए टू वाली आपकी राइट आंसर होगी। इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। इसमें क्या है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अविका वीकली टेस्ट आर हेल्ड ट्यूजडे, यानी कि जब भी कोई डे का नाम आ जाता है उससे पहले ओन आर्टिकल ओन प्रीपोजिशन आता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगला है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट द कॉन्स्टेंट ग्रामेटिकल एरर आ गया है, आपको पहचान करना है। द वर्कर्स हेज, बस यही आप पहचान गए होंगे। क्या दे रखा है, द वर्कर्स, तो आप कहेंगे वर्कर्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेव आता है, तो यहाँ हेज दे रखा है, यही गलती है। द वर्कर्स हेज में गलती है, इजीली पहचान कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, टाइम नहीं होते हुए भी टाइम निकालते हैं और वीडियोज बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके तो कीजिए। और यदि आप चाहते हैं इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना तो ये ऐप ले सकते हैं, ये कोर्स ले सकते हैं आप, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये लिंक दे रखा है वहाँ से कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा है वहाँ से आप कर सकते हैं। इंग्लिश आपको इसके बाद कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।